हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर नंबर 2 है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसकी समरी बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम इस चैप्टर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है वो लास्ट कुछ वीडियोस में करा चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर उसे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की समरी। सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो टाइटल है इस चैप्टर का वो है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, यानी एक महिला का रूप चित्र, जिसे लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो इस चैप्टर में जो खुशवंत सिंह हैं वो अपने चाइल्डहुड की बात बता रहे हैं कि चाइल्डहुड में जब वो थे तो उनकी दादी माँ के साथ उनका क्या संबंध था, कैसे थे, कैसी उनकी दादी माँ थी, इसके बारे में वो बता रहे हैं। तो खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब से मैंने अपना होश संभाला, मेरी दादी माँ को जब से मैंने देखा वो बिल्कुल ऐसी थी जैसे अन्य बच्चों की दादी माँ होती हैं। मैंने जब उनको देखा, मतलब मैं जब 20 वर्ष का हो चुका था, तब भी मुझे वो ऐसी ही लग रही थी जैसी मैंने उनको बचपन में देखा, यानी उनकी एज में मुझे कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई दिया। मैंने कई लोगों से सुना कि मेरी दादी माँ जो है वो बचपन, मतलब उनके जो बहुत पहले का समय था उस समय में बहुत ही यंग और बहुत ही सुंदर दिखाई देती थी, लेकिन आज यदि उनको आज देखा जाए तो वो उनकी इन बातों पर विश्वास करना बहुत कठिन होगा, क्योंकि आज मेरी जो दादी माँ हैं वो झुकी हुई हैं, कमर से बिल्कुल झुकी हुई हैं, हमेशा सफ़ेद साड़ी पहने रखती हैं और उनके एक हाथ में हमेशा भजने वाली माला रहती है जिसको रोज़री बोलते हैं, और एक हाथ हमेशा कमर पर लगा रहता है। अब बात ये आती है कि जो लोग कहते हैं कि किसी ज़माने में वो बहुत सुंदर हुआ करती थी, क्या यह सच बात है? अगर इसी ही बात को हम देखें तो हम पाएंगे कि हमारे जो दादाजी थे, उन दादाजी का जो फ़ोटो चित्र है वो यदि हम देखें तो वो हमारा जो घर था वहाँ पे जो ड्राइंग रूम था उसके मतलब जो आग वाला स्थान होता है उसके ऊपर लटका हुआ था। उसमें मैंने देखा कि मेरे दादाजी की लंबी लंबी दाढ़ी थी जो उनके सीने का अधिकतर भाग घेरे हुई थी और बिल्कुल मिल्क वाइट, यानी कि बिल्कुल सफ़ेद रंग की दाढ़ी थी। उनको देखकर ये नहीं लगता था कि उनके कोई पोते होंगे या पुत्र होंगे। उनको देखकर ऐसा लगता था जैसे पता नहीं वो कितने नाती पोते पड़ोतों के दादा होंगे। तो अब बात ये आती है कि दादाजी तो मेरे पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, लेकिन मेरी दादी माँ जो थी वो मेरा बहुत ध्यान रखती थी, वो अभी भी मेरे साथ थी। क्या होता है कि मेरे माता पिता शहर में चले जाते हैं वहाँ सेटल होने के लिए, और मुझे, यानी खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं कि मुझे और मेरी दादी माँ को वो गांव में ही छोड़ जाते हैं, और वो कहते हैं कि जब हम शहर में सेटल हो जाएंगे तो तुम्हें भी वहाँ बुला लेंगे। तो अब दादी माँ क्या किया करती कि रोज़ाना अपने पोते को उठाया करती और उसे सुबह नहला धुलाकर और स्कूल के लिए तैयार किया करती। अब जब दादी माँ ये सारे काम करती थी तो वो फालतू कुछ नहीं बोलती थी, केवल उनके होठों पर हमेशा भगवान की प्रार्थना रहती थी। एक हाथ में उनके रोज़री रहती थी जिसमें वो माला भजती रहती थी और दूसरा हाथ उनका कमर पर रहता था। सुबह वो मुझको उठाती, मुझे स्कूल के लिए तैयार करती, और जब मैं तैयार हो जाता तो मुझे एक बासी रोटी देती, उसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगाती और थोड़ा सा शुगर यानी चीनी डाल के वो मुझे खिला देती। उसके बाद वो मेरी पहले से ही एक जो वुडन स्लेट थी उसे पीले चौक से यानी मुल्तानी मिट्टी से पोतकर बिल्कुल तैयार रखती थी, और जैसे ही मैं स्कूल के लिए जाने लगता वो मुझे छोटी सी एक अर्धन इंक पॉट, यानी कि जो छोटी सी शाही की दवा थी वो देती, और उसके साथ एक कलम देती, और उन सब चीज़ों को एक बंडल में बांधकर वो मेरे हाथ में पकड़ा देती। अब दादी माँ और मैं दोनों स्कूल के लिए चल देते। दादी माँ अपने साथ कुछ बासी रोटियां भी ले जाती, क्योंकि रास्ते में बहुत कुत्ते मिला करते थे, तो उनके लिए दादी माँ जो थी वो रोटियां लेकर जाती थी। रास्ते में जो भी कुत्ता मिलता उनको वो रोटियां डाल देती। वहाँ जाने के बाद क्या था कि जहाँ हम पढ़ते थे, यानी मेरा विद्यालय और दादी जी का जो मंदिर था वो दोनों एक ही जगह थे। तो दादी जी तो मंदिर के अंदर कमरे में जाके पूजा पाठ करने लगती और हम कक्षा में बैठ जाते, जहाँ पे हमें पुजारी वर्णमाला का उच्चारण कराया करता। और जैसे ही हमारा दोनों का काम फिनिश हो जाता हम वापस अपने घर की तरफ लौट आते। घर की तरफ जब हम लौटते तो हमारे पीछे वो ही कुत्ते हमारे घर तक हमारे पीछे आते, क्योंकि वो रोटी की तलाश में रहते थे। घर जाने के बाद
क्या होता कि कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और दादी माँ मेरे साथ मेरी पढ़ाई में भी मेरी हेल्प किया करती थी और मेरे से पूछा करती थी कि मुझे आज पुजारी जी ने क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया। उसके बाद क्या होता है कि कुछ वर्ष ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर क्या होता है कि उसके जो माता पिता होते हैं, यानी कि मेरे माता पिता, खुशवंत सिंह जी कह रहे हैं मेरे माता पिता अब शहर में अच्छी तरह से सेटल हो चुके थे, तो वो हमको भी वहीं पे बुला लेते हैं। अब वहाँ जाने के बाद ये जो हमारा गांव से शहर की तरफ जाना था, ये खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि मेरा और मेरी दादी के संबंधों के बीच में एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि शहर में जाने के बाद अब दादी को, हालांकि दादी और मुझे एक ही कमरा दे दिया गया था रहने के लिए, लेकिन अब वो मुझे छोड़ने ना तो स्कूल जा सकती थी, क्योंकि अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता था जो हाई लेवल का स्कूल था, और वहाँ पे मुझे दादी छोड़ने नहीं जाया करती थी, बल्कि मैं एक मोटर बस से स्कूल जाया करता था। कुछ दिन तक ऐसी ही पढ़ाई चलती रही। उसके बाद कुछ दिन तक तो दादी, जब मैं स्कूल से आ जाता तो मुझसे पूछा करती थी कि आज तुम्हारे टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया। तो जब मैं उन्हें बताता कि आज मुझे गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी का सिद्धांत पढ़ाया गया और आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, तो दादी को कुछ भी समझ में नहीं आता था। इससे दादी बहुत परेशान हो जाती थी। और एक दिन तो मैंने आकर अपनी दादी से कहा कि दादी आज तो हमारी म्यूजिक क्लास भी लगी थी। जब दादी ने ये सुना तो वो और ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि म्यूजिक क्लास जो हैं वो तो बैगर्स के लिए होती हैं। इसके बाद जो लेखक है उसको आगे की पढ़ाई करने के लिए विदेश जाना पड़ता है। तो विदेश जाने के लिए अब उसके दिमाग में कुछ असमंजस सा बना हुआ है कि मैं विदेश जा रहा हूँ 5 साल के लिए, लेकिन दादी की जो एज है उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दादी की एज इतनी हो गई थी कि वो कभी भी अब अपना अंतिम समय उनका निकट आ सकता था। लेकिन फिर भी जो लेखक हैं उनको तो जाना ही था। तो दादी जो हैं उन लेखक को 5 वर्ष के लिए जब वो विदेश जा रहे थे तो छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर गई। इस बीच दादी ना तो भावुक हुई, ना उन्होंने अपने मुंह से कुछ बोला। आज भी उनके मुंह से केवल प्रार्थना ही, मतलब उनके होठ ही हिलते दिखाई दे रहे थे। एक हाथ में माला ही घूम रही थी और दूसरा हाथ उनकी कमर पे था। जब उन्होंने मुझे ट्रेन में बिठा दिया, ट्रेन चलने के काफ़ी देर बाद तक भी वो मुझे देखती रही, मैं उनको देखता रहा। 5 वर्ष तक उन्होंने यही किया कि घर में रहकर उन्होंने वो पूरे दिन सूर्योदय से और सूर्यास्त तक केवल चरखे पर सूत काता करती थी, और आधा घंटा जो था उनका दिन का वो चिड़ियाओं के साथ निकलता था। वो अपने घर के आंगन में चिड़ियाओं को रोटी के टुकड़े टुकड़े कर कर खिलाया करती थी। इस प्रकार से दादी के जीवन में ये जो आधा घंटा था ये बड़ा ही एंजॉय का उनके लिए ये समय था। इसके बाद क्या होता है कि 5 वर्ष की पढ़ाई पूरी करने के बाद लेखक जो है वो वापस आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि दादी उन्हें लेने के लिए जो है रेलवे स्टेशन पर आई है, लेकिन उसको ये देखकर बड़ा अचंभा होता है कि आज भी दादी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी स्थिति में उनको वो छोड़ कर गए थे। जैसे ही जो लेखक हैं वो घर आते हैं, वैसे ही दादी क्या करती हैं, अपने पड़ोस में जाती हैं, सभी औरतों को बुला कर लाती हैं और एक पुराना सा ढोल लेकर आती हैं और उस ढोल को ज़ोर ज़ोर से बजाकर उसके साथ उन औरतों के साथ गीत गाने लगती हैं। बिल्कुल ऐसे गीत गाती हैं जैसे कोई योद्धा युद्ध जीत कर वापस अपने घर आया हो। ऐसा करने से इनके परिवार वाले इन्हें बहुत रोकते हैं कि आप थक जाओगे, आपको थकान हो जाएगी, आप बीमार हो जाओगे, लेकिन दादी नहीं मानती है। उस दिन ऐसा होता है। अगले दिन क्या होता है, अगले दिन जैसे ही सुबह होती है दादी बीमार हो जाती हैं। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर कहता है कि हल्का सा फीवर है यानी बुखार है, तो कुछ देर में ये सही हो जाएगा। लेकिन दादी कहती हैं कि नहीं नहीं, अब मेरा अंत निकट है। तो परिवार वाले दादी से बात करना चाहते हैं, लेकिन दादी कहती हैं कि मुझे अब कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मेरे जीवन का जितना अब समय बचा है मैं उसे भगवान की प्रार्थना में बिताना चाहती हूँ। तो दादी किसी से कोई बात नहीं करती हैं और केवल प्रार्थना करती रहती हैं और माला भजती रहती हैं। अचानक क्या होता है कि उनकी माला हाथ से गिर जाती है, होठ हिलते हुए रुक जाते हैं। तो लेखक और लेखक का परिवार समझ जाता है कि अब दादी इस दुनिया में नहीं रही हैं, अर्थात वो मर जाती हैं। इसके बाद काफ़ी देर शोक मनाने के बाद वो क्या करते हैं कि दादी को पलंग से नीचे उतार कर ज़मीन में लिटा देते हैं और कुछ उनके अंतिम संस्कार के लिए व्यवस्थाएं करने के लिए वो बाहर चले जाते हैं। और जैसे ही वो दादी की अर्थी को उठाकर, सूर्यास्त होने वाला होता है, दादी की अर्थी को उठाकर वो ले जाने लगते हैं, तो अभी वो आधे आंगन में ही पहुंचते हैं कि वो देखते हैं कि हजारों की संख्या में चिड़िया वहां आ जाती हैं और बैठ जाती हैं।
उन्होंने देखा कि चिड़िया जो हैं आज ना तो चहचहा रही थी, ना कोई मतलब शोर शराबा कर रही थी। मेरी माँ ने सोचा, लेखक कहता है कि मेरी माँ ने सोचा कि आज भी वो रोटियों के लिए यहाँ आई हैं, लेकिन जब मेरी माँ ने उनको दादी की तरह ही रोटी के टुकड़े टुकड़े करके डाले तो उन्होंने एक ने भी वो रोटी का टुकड़ा नहीं खाया और वो वहीं पर बैठी रही जब तक हमने हमारी दादी को वहाँ से अंतिम संस्कार के लिए विदा नहीं ली। इसके बाद क्या होता है कि हम अपनी दादी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उसके बाद अगली सुबह जब होती है तो हमारे घर का जो चौकीदार है वो आता है और वो जितने भी रोटी के टुकड़े होते हैं सबको डस्टबिन में यानी कूड़ादान में डाल देता है। अर्थात स्टूडेंट्स, आप भी देखते हैं कि कहने को तो ये कहा जाता है कि केवल परिवार के सदस्य जो होते हैं किसी के जाने के बाद उनको ही दुख होता है, लेकिन देखिए जो चिड़ियाएँ थी उनको परिवार के सदस्यों से भी ज़्यादा दुख हुआ दादी के जाने का। इसी वजह से उस दिन उन्होंने रोटी तक नहीं खाई। तो स्टूडेंट्स, मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये जो समरी है सेकंड चैप्टर की द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी समझ में आ गई होगी। तो अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर की जो है समरी कराएंगे। अगर आपको इस चैप्टर की ये समरी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।